हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सॉल्यूशन में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें कवर करेंगे, ठीक है, जिनमें कुछ लॉज होंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं कि नीट एग्जाम में जो सिलेबस है वो क्या है सॉल्यूशन का। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कि होगी मोलैलिटी, जैसे कि होगी मोलैरिटी, हो गया मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो गया, एंड मास दोनों की टर्म्स में, मतलब V बाय V परसेंटेज, M बाय M परसेंटेज और M बाय V परसेंटेज भी, मास बाय वॉल्यूम भी, ठीक है। इन तीनों टर्म्स को समझने के बाद उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, और राउल्ट्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। यहाँ तक आज हम कुछ बातें वेपर प्रेशर, कॉम्पोजिशन, प्लॉट्स फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यहाँ तक हम कुछ बातें आज कवर करेंगे। मैं आपको उसके बाद जो सिलेबस में है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, आर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलर मास, मतलब जिसको हम कह देते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, वेंट ऑफ फैक्टर जिसको आई बोलेंगे, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसी में हम कवर करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो आज जो इस चैप्टर की अप्रोक्स वेटेज है वो है 1 से 2 क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, मतलब दिस वेटेज इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एग्जाम्स एंड एक्सपर्ट्स एनालिसिस। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। जब भी किसी भी लिक्विड में हम गैस को मिक्स करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कितनी मिक्स होगी, कितनी नहीं होगी, किस बात पे डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर्स होंगे, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट रहेगा, इन सभी चीजों को हम देखेंगे। इन सभी चीजों के बेस पर हमारे पास आ जाते हैं हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ। उसके बाद हम देखेंगे एक आइडियल सॉल्यूशन होता है कि नॉन आइडियल, एक आइडियल इक्वेशन होती है, एक रियल गैस इक्वेशन होती है। उसी तरीके से एक सॉल्यूशन आइडियल होगा, ठीक है, जो सभी प्रॉपर्टीज, बट किसकी प्रॉपर्टीज वो मैं आपको बताऊंगा, राउल्ट्स लॉ की प्रॉपर्टीज। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे आइडियल सॉल्यूशन, जो ना करे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट एग्जाम, ठीक है। तो ये आज के टॉपिक्स होने वाले हैं। तो आई होप आपको इंटरेस्ट अब इंक्रीज हो गया होगा कि टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मैं कह रहा हूं आपने क्या लिया, एक गिलास पानी लिया, ठीक है जी। आपके पास यहाँ पे एक सिलेंडर टाइप में है जिसके अंदर गैस भरी हुई है, कोई भी गैस, मान लीजिए एक्स गैस। यहाँ से एक पाइप है, ठीक है, और यहाँ पर उस पाइप को आपने डिप कर दिया, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ से वाल को, यहाँ पे एक वाल है, वाल को ओपन किया तो गैस यहाँ से यहाँ पर फ्लो होने लगी, इधर की साइड ये गैस यहाँ पर फ्लो होने लगी। ये गैस एक्स है, कौन सी गैस, एक्स। अब गैस एक्स इस, मान लीजिए वाटर मैंने लिया है, ठीक है, क्या लिया है, वाटर। गैस एक्स इस वाटर में कितनी डिसॉल्व होती है, कितनी नहीं होती है। तो मैंने वाटर लिया जो कि एक लिक्विड की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो गैस लिया वो गैस ही है। तो ये हो गई गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। यहाँ पर उसका फ्रैक्शन चेक करेंगे, कितने मोल्स आए हैं, ये परसेंटेज क्या रहेगी, तो सारी बातें हम चेक करेंगे। ये हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड। फिर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, फिर इस गैस का प्रेशर इंक्रीज करेंगे। मान लीजिए पहले P1 से आ रही है, फिर P2 कर देंगे। तो डिफरेंट प्रेशर्स पे, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे सॉल्युबिलिटी में क्या इफेक्ट आता है उसके बेस पर एक जनरल ट्रेंड बनाएंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप एक गैस का सिलेंडर लीजिए, आप एक, जैसे लैब्स में हमारे पास अवेलेबल होती है ना, जैसे आपने पिपेट ली, पिपेट, ठीक है, पिपेट से इसको ब्लो आउट किया, तो ब्लो आउट जब आप करेंगे तो गैस तो आप फिर भी डाल रहे हैं, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जैसे आपने लाइम वाटर लिया, मान लीजिए लाइम वाटर, अब कैसे पता लगे कि आप गैस को ब्लो आउट कर रहे हैं, भाई लाइम वाटर होता है कलरलेस, ठीक है, लाइम वाटर कैसा होता है, कलरलेस। जैसे आपने इसमें मिक्स किया कौन सी गैस, CO2, मतलब इसमें आपने फूक मारी एक तरीके से, पिपेट के हेल्प से ब्लो आउट किया। जैसे CO2 इसके अंदर गई तो CO2 मिक्स होने लगेगी, मिक्स होने की वजह से लाइम वाटर के साथ CO2 रिएक्शन करेगी और बनाएगी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से इस लाइम वाटर का कलर थोड़ी देर बाद मिल्की हो जाएगा। मिल्कीनेस आते ही बट आपको रुक जाना है। अगर आप नहीं रुकते हैं और CO2 कंटिन्यूअसली छोड़ते रहते हैं, मतलब ब्लो आउट करते रहते हैं और इसके अंदर CO2 भेजते रहते हैं, तो क्या होगा, वहां पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होने लगेगा, जो कि वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, लाइम वाटर में सॉल्युबल होता है। और सॉल्युबल होने की वजह से क्या होगा, मतलब जो वहां पे कंपाउंड बनेगा वो सॉल्युबल होगा, और सॉल्युबल होने की वजह से वहां पे क्या हो जाएगा,
आपको पता ही है कि मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी। तो इन सभी बातों को हमें ध्यान से समझना है। तो पहला मैं इफेक्ट पढ़ रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हम किसी गैस को लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। अगर आपकी डेल्टा सॉल्यूशन H, मतलब जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, तो जो एंथैल्पी, जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, अगर वो या एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है, मतलब डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है, मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक टाइप की है, मतलब उसको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब समझिए ध्यान से, जब अगर हमारी डेल्टा सॉल्यूशन H, मतलब सॉल्यूशन बनाने पर एनर्जी सप्लाई होती है, समझिए सॉल्यूशन बनाने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक की टाइप की है, डेल्टा सॉल्यूशन H उसका पॉजिटिव है। अगर डेल्टा सॉल्यूशन H उसका पॉजिटिव है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक टाइप की हो गई, ठीक है। और एंडोथर्मिक टाइप की प्रोसेस में जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज करेगी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। और अगर आप टेम्परेचर घटा रहे हैं, मैं T से टेम्परेचर S4 सॉल्युबिलिटी लिख रहा हूं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। अगर आपका डेल्टा सॉल्यूशन H ग्रेटर देन 0, मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक, प्रोसेस एंडोथर्मिक है। सिमिलरली अगर डेल्टा सॉल्यूशन H, डेल्टा सॉल्यूशन H लेस देन 0 हुआ, मतलब डेल्टा सॉल्यूशन H नेगेटिव हुआ, नेगेटिव, तो प्रोसेस कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी टेम्परेचर बढ़ाने पर, मतलब इनवर्सली हो गया, एंड वाइस वर्सा। तो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि उसकी एंथैल्पी क्या है। यहाँ पे देखो एंथैल्पी पे काफी बातें डिपेंड करती है। अगर डेल्टा सॉल्यूशन H नेगेटिव है, मतलब जो उसकी चेंज इन सॉल्यूशन एंथैल्पी है वो क्या है, नेगेटिव, और दूसरे केस में क्या है, डेल्टा सॉल्यूशन H हमारा क्या है, पॉजिटिव। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि डेल्टा सॉल्यूशन H अगर ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉजिटिव वे में काम करेगा, मतलब वो उसके फेवर में होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। बट अगर आप इस केस में देखें तो ये नेगेटिव, मतलब नॉट इन फेवर, ऐसे समझ सकते हैं। नॉट इन फेवर है तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ये चीजें आपको क्या रखनी है, माइंड में रखनी है हमेशा, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सॉल्युबिलिटी किसी गैस की लिक्विड में किस तरीके से वेरी करेगी। प्रेशर डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट, नहीं ये लाइन हम ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, प्रेशर का भी अपना इफेक्ट होता है। उसके बाद आता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है, देखो प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को बताता है हेनरीज लॉ। इफेक्ट ऑफ प्रेशर को कौन बताता है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है, आपने कोई गैस लिक्विड लिया और उसमें आप गैस को ब्लो आउट कर रहे हैं, ठीक है, ब्लो आउट कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से गैस की एंट्री करा रहे हैं, तो होगा क्या, अगर आप गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होने लगेगी, राइट। गैस का प्रेशर अगर आप बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। मतलब हेनरी लॉ कह रहा है कि जो प्रेशर ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन उस गैस की, ठीक है। प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, राइट। सो पीआई क्या है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ith कंपोनेंट, ठीक है। पीआई क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ith कंपोनेंट, या आप लिख सकते हो PA इक्वल टू KH इंटू XA, मतलब PA क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A। KH क्या है यहाँ पे, हेनरीज कांस्टेंट, और XI या फिर XA क्या रहेगा, वो रहेगा मोल फ्रैक्शन किसका, ith कंपोनेंट का। अगर XA बोल रहा हूँ तो मोल फ्रैक्शन A का हो गया। अच्छा, वैल्यू ऑफ जो KH रहेगी वो डिफरेंट रहेगी डिफरेंट गैसेस के लिए। अब ये KH कहां से आ गया, ये कुछ इस तरीके से हुआ, ये कह रहा था कि प्रेशर ऑफ ए गैस A, राइट, जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं इन ए गिवन लिक्विड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। भाई कितने मोल फ्रैक्शन उसका आ रहा है उस लिक्विड में, उस बात तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ने लगेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। जब यहां से इसका साइन हटाते हैं तो यहां से आ जाता है KH, क्या आ जाता है, KH इंटू एक्स है। तो PA इक्वल टू KH इंटू एक्स है, क्लियर। ये आपकी ये वाली बात हो गई। तो KH जो यहाँ पे है वो हेनरीज कांस्टेंट बोल दिया जाता है, क्या बोल दिया जाता है, हेनरीज कांस्टेंट। वैसे ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी है बट इसे हम हेनरीज कांस्टेंट बोल देते हैं। अच्छा, जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। इस बात को कैसे प्रूव करें, पहले एक बात समझिए, जो KH है वो फिक्स्ड नहीं है, वो डिफरेंट रहेगा। ऐसा नहीं कांस्टेंट है सभी गैसेस के लिए, डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, ठीक है। KH वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। मतलब
यहां से तो एक बात क्लियर हो रही कि गैस के नेचर पर डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। अगर ये गैस के नेचर पर डिपेंड कर रहा है, आप समझिए जितनी ज्यादा केएच की वैल्यू होगी उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी। इस बात को प्रूव करता हूं। आपने क्या किया, आपने फॉर्मूला लिखा PA इक्वल टू KH इंटू एक्स। अब वो कह रहा है कि KH जितना जाता ये सॉल्युबिलिटी उतनी कम। एक्स इज द मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्युबिलिटी। मान लीजिए PA को फिक्स कर देता हूँ 10, तो 10 के दो केस हो सकते हैं। मान लीजिए ये 5 है, ये 2 है। अब दूसरा केस हो सकता है ये 2 हो जाए, ये 5 हो जाए। आपने देखा ये कम हुआ तो ये ज्यादा हो गया, और ये ज्यादा हुआ तो ये कम हो गया। तो मतलब KH और X से एक तरीके से इनवर्सली रिलेटेड है। तो जितना ज्यादा KH उतनी कम सॉल्युबिलिटी, जितना कम KH उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। तो इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, सॉरी। तो ये हमारा क्या है, जो वैल्यू है KH की वो डिफरेंट है डिफरेंट गैसेस के लिए, और जितनी ज्यादा KH की वैल्यू रहेगी उतनी सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। आप एक ग्राफ देख सकते हैं, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन इट्स सॉल्यूशन इन साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन इट्स सॉल्यूशन इन साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl जो कि टॉर में है। तो इस तरीके का ग्राफ आता है, क्या आ रहा है, इस तरीके का ग्राफ। तो पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तभी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ और एकदम ऊपर की तरफ जाना है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट है। तो ये आपका इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, PA इक्वल टू KH इंटू एक्स है। आप ग्राफ खुद से भी जनरल ड्रॉ कर सकते हैं, Y इक्वल टू MX प्लस C। अगर आपने Y एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर ले लिया और स्लोप आपका KH हो जाएगा, KH जो कि डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है, तो स्लोप वेरी कर सकता है इस तरीके से, ये डिफरेंट गैसेस के लिए। इंटरसेप्ट आपका 0 है, मतलब लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होगी, और एक्स पर मैंने लिया XA, मतलब मोल फ्रैक्शन उस पर्टिकुलर गैस का। बिल्कुल ठीक बात है, ये हमारा हेनरीज लॉ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, हेनरीज लॉ। इस लॉ को हमें ध्यान रखना है, KH की वैल्यू उस गैस के नेचर पर डिपेंड करेगी। KH की वैल्यू किस बात पर डिपेंड करेगी, गैस के नेचर पे। कहा यह भी जाता है कि जो सॉल्युबिलिटी है, मतलब जो X है, जो मोल फ्रैक्शन है, वो डिपेंड करता है प्रेशर पे। तो कुछ इस तरीके से एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से कि XA इक्वल टू K इंटू PA। जब मैं इसको लिखता हूँ XA और इसको लिख देता हूँ 1/K, इधर आके तो 1/K हो जाएगा इक्वल टू PA, और 1/K को बोल दिया जाता है KH, तो PA क्या बन जाएगा फिर से KH इंटू X। इस तरीके से भी आप फॉर्मूले को बोल सकते हो। मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन बोल दो, या सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बोल दो, एक ही बात है। नेक्स्ट मूव करते हैं राउल्ट्स लॉ। अब दूसरा लॉ हमारे पास आता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, एक तरीके से राउल्ट्स लॉ लिक्विड के लिए हम बोल सकते हैं। ठीक है, गैस लिक्विड के लिए हेनरीज लॉ, और राउल्ट्स लॉ लिक्विड के लिए। जैसे कोई भी सॉल्यूशन लिया, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ईच वोलेटाइल कंपोनेंट का इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब ये कह रहा है कि जो PA है वो PA नॉट इंटू XA होगा। ऐसा किस बेस पे कहा, मतलब ये कह रहा है कि जो PB है वो PB नॉट इंटू XB होगा। मतलब कोई भी सॉल्यूशन लिया, उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, मतलब जैसे कोई सॉल्यूशन लिया तो पार्शियल वेपर प्रेशर जितने भी उसमें, मान लो जी A प्लस B का कोई सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन, A प्लस B गिव्स सॉल्यूशन, तो जो PA है, ठीक है, वो उस सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जो PA है मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, वोलेटाइल कंपोनेंट का प्रेशर होगा, नॉन वोलेटाइल का तो क्या प्रेशर होगा, इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जब आप इस मोल फ्रैक्शन का साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे आ जा, सॉरी, जब आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है PA नॉट, और इंटू X से चल ही रहा है। तो जो PA नॉट है ये नॉट दिखा रहा है प्योर के लिए। ठीक है, जो ये है वो है प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो PI है, एक्चुअली में PI दिखाया गया है, PI A B C D इनके लिए हो सकता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ith कंपोनेंट। जैसे PA हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ A कंपोनेंट, PB हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ B कंपोनेंट। ठीक है, ये माइनस नहीं है, डॉट मार्क। P टोटल है, P टोटल हो जाएगा टोटल वेपर प्रेशर। अगर मैं इसकी बात करूं तो जो P टोटल रहेगा, PA जो कि एक वोलेटाइल कंपोनेंट और PB जो कि एक वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो PA प्लस PB की वजह से इधर होगा। जो XI रहेगा वो मोल फ्रैक्शन रहेगा ith कंपोनेंट का, या XA अगर आप बोले तो वो मोल फ्रैक्शन रहेगा A कंपोनेंट का। अच्छा, राउल्ट्स लॉ एक स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ की तरह भी काम करता है। हेनरीज लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PA इक्वल टू KH इंटू XA, इक्वेशन नंबर 1। और राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला आया है PA इक्वल टू
पी ए नॉट इंटू एक्स ए, इक्वेशन नंबर 2। ये है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, और ये है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ और अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ की हम बात कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? यहाँ पर पी है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड इक्वल है, स्लोप डिफरेंट है, एक्स से सेम है। तो स्लोप अगर इक्वल हो जाए, मतलब अगर हेनरीज लॉ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, मतलब हेनरीज कांस्टेंट अगर इक्वल हो जाता है राउल्स लॉ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के, तो अगर के एच पी ए नॉट बन जाता है तो ये दो, तो हेनरीज लॉ क्या बन जाएगा? राउल्स लॉ बन जाएगा एक स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, राउल्स लॉ क्या बन जाएगा? स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अगर पी टोटल निकालना है तो सब जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी का प्रेशर का सम कर दीजिए। P1 प्लस P2 प्लस P3 अगर टर्नरी सॉल्यूशन है, क्वार्टनरी तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। अब एक ग्राफ समझते हैं, ग्राफ क्या कहता है, देखो ध्यान से समझिएगा, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ग्राफ कह रहा है कि फॉर्मूला आया PA इजकल टू PA नॉट इंटू एक्स, ठीक है जी। और दूसरा कह रहा है कि PB इजकल टू PB नॉट इंटू एक्स भी। आप ए की जगह लिख सकते हैं 1 और बी की जगह लिख सकते हैं 2, ठीक है। तो PA इजकल टू PA नॉट इंटू एक्स अगर आया तो y इजकल टू mx प्लस c करके ग्राफ बना दो। कह रहा है कि इंटरसेप्ट 0 है, और यहाँ पर भी y इजकल टू mx प्लस c करके ग्राफ बना दो। कह रहा है इंटरसेप्ट 0, तो लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी? ओरिजिन से। लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी? ओरिजिन से, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन का हम ग्राफ बना रहे तो स्ट्रेट जाएगी। स्लोप इसमें कितना है? स्लोप है इसमें P नॉट a, और स्लोप इसमें कितना है? P नॉट b, ठीक है जी। ये स्लोप हो गए। अब चलिए ग्राफ बना लेते हैं। जहां ए है वहां A1 लिख सकते हो। तो मैंने लिखा y एक्सिस पर वेपर प्रेशर और x एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन। पहले सिर्फ मेरी एक लाइन देखना, ये हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ये वाला, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, x2 0 है और x1 क्या है? 1, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम रख दिया x1 और x2 क्या है? 0। तो अगर x1 यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम, तो इधर क्या होगा? x1 मिनिमम मतलब 0, और x2 क्या हो जाएगा इधर? मैक्सिमम मतलब 1। तो अब आप लाइन देखिए, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। जब स्ट्रेट लाइन यहाँ पे x1 क्या है? 1 और x2 क्या है? 0, तो 0 वाले का ओरिजिन से स्टार्ट होनी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि PA इजकल टू PA नॉट a इंटू एक्स, इस लाइन का ग्राफ नहीं है, ये किस लाइन का? PB इजकल टू P नॉट इंटू एक्स भी। अगर यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ तो वो कुछ इस तरीके से गया, ये रहा P2 यहाँ पे रख दिया, जिसको आप बोल सकते हैं P नॉट B, ठीक है। जब मैंने इधर ये P2 मतलब P नॉट B रख दिया, सॉरी ये P2 रख दिया या PB, तो यहाँ पर जो ये आया ये वैल्यू क्या है? P नॉट B या P नॉट 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया? ये मैक्सिमम। सेम इसी तरीके से इस ग्राफ को बनाया गया दूसरी साइड से, तो ये वाली लाइन आ गई, यहाँ पे P1 नॉट आ गया। अब अगर मैं इनको मिक्स कर दूं, मिक्स इस तरीके से, तो मिक्स करने पे जो ग्राफ जो लाइन आएगी वो दिखाएगी P टोटल। P टोटल क्या होगा? PA प्लस PB बोल दीजिए, हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और या फिर P1 प्लस P2 बोल दीजिए, एक ही बात है। एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन रखा गया, मतलब दो ग्राफ बना के, एक ग्राफ कुछ इस तरीके से आया और दूसरा ग्राफ कुछ इस तरीके से आया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया एक बॉक्स के अंदर, तो ग्राफ कुछ इस तरीके के आ गया, और फिर इसको ज्वाइंट कर दिया। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर B का मतलब इस P2 को ज्यादा लिया गया और P1 को कम, नहीं, आप कोई भी ज्यादा कोई भी कम ले सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, जो ये बना हुआ है। तो इस तरीके से जो ये वाली लाइन होगी ये दिखाएगी टोटल प्रेशर। कौन सा प्रेशर? टोटल प्रेशर, जो कि इक्वल होगा P1 प्लस P2 या PA प्लस PB के। ये हमारा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात हो गई। तो P टोटल हमारा P1 प्लस P2 है। अब बात ये आती है, इसको थोड़ा और ड्राइव कर लेते हैं। अगर हमारा P टोटल PA प्लस PB के इक्वल है बाइनरी सॉल्यूशन के केस में, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, और हमें राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग पता है PA इजकल टू P नॉट A इंटू एक्स और PB इजकल टू P नॉट B इंटू एक्स भी। अच्छा, राउल्स लॉ की एक डेफिनेशन और बन सकती है क्या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट और मल्टीप्लाई विद व्हाट? प्रेशर इन प्योर स्टेट, ठीक है। ये दिखाता है आपका प्योर। तो PA इजकल टू क्या होता है? हमें पता है PA नॉट इंटू एक्स, वो मैंने लिख दिया वहां पे, और PB इजकल टू P नॉट B इंटू एक्स भी। अच्छा, एक चीज और होती है,
XA प्लस XB, मतलब मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है 1। अगर दो कंपोनेंट है 3 होते तो XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन टोटल क्या रहेगा 1, जैसे परसेंटेज क्या होती है 100, ठीक है। परसेंटेज क्या होती है 100, चाहे 10 करके 10 हिस्सों में बांट लो, या 50 करके 2 हिस्सों में बांट लो, या 25 करके 4 हिस्सों में बांट लो, परसेंटेज क्या रहेगी हमेशा 1। अब बात आती है कि अगर मैं PA नॉट या किसी एक की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, मान लो PA की रख देते तो बन जाता PT इक्वल टू P नॉट A इंटू XA प्लस PB, ठीक है। और PB की वैल्यू रख दो, वो है आपकी P नॉट B इंटू XB, ठीक है। अगर मैं XA की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं जो कि है 1 माइनस XB, यहां पर पुट कर देता हूं तो देखिए ये बन जाएगा P नॉट A 1 माइनस XB प्लस P नॉट B इंटू XB, मल्टीप्लाई करिए P नॉट A माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट B XB, क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपका XB, तो क्या लिखेंगे P नॉट A माइनस XB, माइनस XB कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बच गया P नॉट A और यहाँ पे हो गया माइनस P नॉट B। तो ये फॉर्मूला और भी बन गया कि P टोटल को आप निकाल सकते हो P नॉट A माइनस XB, P नॉट A माइनस P नॉट B, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हो। P नॉट A माइनस XB, P नॉट A माइनस P नॉट B। तो XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B कंपोनेंट। PA क्या है, पार्शियल PA क्या है, प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ A, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन प्योर स्टेट। PT इज द टोटल पार्शियल टोटल प्रेशर और P नॉट A इज व्हाट, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन प्योर स्टेट। ये तो हो गया हमारे इन सारी बातें। अब P टोटल की बात पता लग कि उसी तरीके से हमने इसको ड्राइव कर दिया। P टोटल इक्वल टू 1 माइनस X2 P1 नॉट प्लस X2 P2 नॉट। यहाँ से P1 नॉट क्या आ गया, कॉमन आ जाएगा और ये बच जाएगा P2 नॉट माइनस P1 नॉट इज X2, ठीक है। P1 नॉट की जगह मैंने लिखा PA नॉट, ये आ जाएगा PB नॉट माइनस PA नॉट इंटू XB। अब क्योंकि मैंने क्या किया है, क्योंकि जब मैंने इसको ड्राइव किया था कुछ इस तरीके से कि P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB, तो मैंने वहां पे माइनस का साइन लिया था, मतलब P टोटल इक्वल टू PA इक्वल टू P नॉट A इंटू XA, P नॉट A 1 माइनस XB, इसको मैं लिखूंगा P नॉट A माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट B XB, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से कॉमन आ जाएगा, अगर माइनस XB कॉमन ले लिया तो बचेगा P नॉट A माइनस P नॉट B। अगर मैंने प्लस XB कॉमन ले लिया तो बचेगा P नॉट B माइनस P नॉट A, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है हम क्या कॉमन ले रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इन्होंने क्या कॉमन लिया, प्लस का X2 लिया, ठीक है। ये हमारा P टोटल हो गया। P टोटल निकलने के बाद नेक्स्ट बात आती है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। पहले हमने पढ़ा गैस लिक्विड सॉल्यूशन, हेनरीज लॉ, फिर हमने पढ़ा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ, और अब हम पढ़ रहे हैं सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। अब ये प्योर सॉल्वेंट है, ये किसके पार्टिकल है, सॉल्वेंट, प्योर है। ये प्योर सॉल्वेंट है तो इसकी वेपर्स जो इसके सराउंडिंग जो लाइक एयर है, जो इन्वायरमेंट है, उसमें वेपर्स भी क्या रहेंगे, तो प्योर वेपर्स रहेंगे ओनली। अब कर दिया जाता है जी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड। ये है आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता। तो इसने सरफेस एरिया तो कवर कर लिया, मतलब जहां यहां मान लो 10 मॉलिक्यूल कवर कर रहे थे प्योर सॉल्वेंट के और वो जा रहे थे ऊपर, अब वहां पर 4 या 5 कवर करने लगे तो ऊपर जाने वालों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ प्योर सॉल्वेंट का, कम हुआ। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये मैंने लेफ्ट में रखा वेपर प्रेशर और राइट में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1। तो ये मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का है। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का इंक्रीज होगा तो जो सरफेस के पार्टिकल्स है वो इंक्रीज होंगे, और अगर सरफेस के पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स वेपर्स में जाएंगे, मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये आता है कि वेपर प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती है कौन,
मोल फ्रैक्शन जो कि हम राउल्ट लॉ से भी देख सकें। ये वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर किसका होगा, प्योर सॉल्वेंट का, जहां पे मोल फ्रैक्शन क्या रहता है, मैक्सिमम। अब बात ये आती है, यहाँ पर दो तरह के सॉल्यूशन आ जाते हैं, आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब तक हम पढ़ चुके हैं राउल्ट लॉ और हेनरीज लॉ। राउल्ट लॉ का जो फॉर्मूला था वो था पी ए इजकल टू, मेनली जो फॉर्मूला है पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और हेनरीज लॉ का जो फॉर्मूला पी व्हाट आई कैन से, लाइक मैं कह सकता हूँ पी ए इजकल टू के एच इंटू एक्स ए। हमने ये भी डिस्कस किया कि हेनरीज लॉ बिकम्स ए स्पेशल केस ऑफ राउल्ट लॉ। ठीक है, उसके बाद जो बात आती है वो ये है, हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं। देखो राउल्ट लॉ का हमने जो प्लॉट देखा, दोबारा ड्रॉ करता हूं, ये पी टोटल, यहाँ पे वेपर प्रेशर, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। अगर राउल्ट लॉ के लिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो मुझे ये भी देखना होगा कि उसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, जो कि है पी ए इजकल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। यहां पर हम क्या करते हैं, एक्स ए को ले लेते हैं 1 और एक्स बी को क्या ले लेते हैं 0। यहां पर एक्स ए क्या हो जाएगा 0 और एक्स बी क्या हो जाएगा 1। तो अगर ऐसा हो रहा है एक्स ए 0 एक्स बी 1, ठीक है, तो लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होनी है। अगर मैं इसकी बात करूं जहां पे मोल फ्रैक्शन 0 होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन 0 यहाँ पे, मतलब ये वाली लाइन इसकी होगी। ठीक है, ये वाली लाइन किसकी है, पी ए वाले की, और ये वाली लाइन किसकी है, पी बी वाले की। तो उसके बाद क्या होगा, पी टोटल हमारा क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पी टोटल क्या हो जाएगा, पी ए प्लस बी बी। तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में आप देख सकते हैं, देखो राउल्ट लॉ के बेस पर जो भी हमने आपको ग्राफ बताया उसके बेस पर दो चीजें हो सकती है। मैंने कोई सॉल्यूशन लिया ए, कोई सॉल्यूशन लिया बी, तो हुआ क्या, मैंने एक लिया ए, एक लिक्विड लिया बी। ए में जो इंटरेक्शंस होंगी वो ए टाइप की इंटरेक्शंस होंगी, कुछ तो ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा ही। ठीक है, बी में जो इंटरेक्शंस होंगी वो बी टाइप की होंगी। अगर ए में इंटरेक्शन, लिक्विड ए में इंटरेक्शन ए टाइप की है, लिक्विड बी में इंटरेक्शन बी टाइप की है, अब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो नई इंटरेक्शन बनेंगी मिक्स करने पे, ए बी इंटरेक्शन। जहां पर इस इंटरेक्शन के बाद यहां पर जो बॉन्डिंग रहेगी वो ए बी इंटरेक्शन रहेगी, इस तरीके से। अब समझिए ध्यान से, समझने वाली बात तो अभी आती है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैं रिपीट करता हूं आपके लिए, आपने एक लिक्विड लिया ए जिसके अंदर ए टाइप की इंटरेक्शंस हैं, फिर आपने एक लिक्विड लिया बी जिसके अंदर बी टाइप की इंटरेक्शंस हैं। अब हुआ क्या, आपने लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिक्स कर दिया, कुछ नई इंटरेक्शंस बनी जिनको बोला गया यहां पे है लिक्विड ए और बी का मिक्सचर। यहां पे जो नई इंटरेक्शंस आई वो ए बी टाइप की आई। अब समझने वाली बात ये है, अगर ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं हुई ए बी इंटरेक्शन से, मतलब ए बी इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई एज कंपेयर टू ए और बी इंटरेक्शन से लेस स्ट्रॉन्ग, तो इसको एक नंबर से समझते हैं। मान लीजिए यहां पर ए इंटरेक्शंस वाले पार्टिकल्स है, मतलब लिक्विड ए है, तो यहां पर होंगे उनके वेपर पार्टिकल। मान लीजिए ये वेपर्स जो हैं वो नंबर में 100 है। ठीक है, दूसरा केस हमने लिया लिक्विड बी, ये हमारे लिक्विड बी है और जिसके अंदर बी टाइप की इंटरेक्शन है, तो ऊपर जो होंगे वो इनके वेपर्स होंगे, तो इनके वेपर्स मान लीजिए 150 हैं। ठीक है जी, अब कर दी मिक्सिंग के बाद बना नया जिसको बोलेंगे लिक्विड ए प्लस बी, तो यहां पर जो इंटरेक्शन है वो ए बी टाइप की है। अब क्योंकि ए बी टाइप की स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है
तो जहां पहले A 100 और B 150 जा रहे थे, मतलब टोटल 250 जा रहे थे, अब लिक्विड A और B को मिक्स करने पे मान लीजिए अब जाने लगे 70 या 80। तो हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा कि AA इंटरेक्शन वीक थी, AB इंटरेक्शन से वीक थी, तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन गो टू द वेपर फेज, क्योंकि बॉन्डिंग ब्रेक करना इजी था, क्योंकि AA जो इंटरेक्शन है वो वीक थी, कैन गो इनटू वेपर फेज। अगर ये ईस में जा सकते हैं, इसी तरीके से मैं BB के लिख सकता हूँ। BB क्या है, वीक है, वीक है तो सिमिलरली मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे A, और सिमिलरली आप लिख सकते हो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स B कैन गो इनटू द वेपर फेज। अब बन गई AB इंटरेक्शन जो कि हो गई स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स जाएंगी, lesser number of particles can go into vapor phase। अब क्योंकि A और BB के टाइम पे ज्यादा पार्टिकल्स जा रहे थे मोर, और AB के टाइम पे लेस पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वेपर के जो पार्टिकल्स होंगे, जो वेपर्स होंगे, वही तो वेपर प्रेशर का कारण है। तो इस केस में मोर पार्टिकल्स तो मोर वेपर प्रेशर, और इस केस में लेस पार्टिकल्स तो लेस वेपर प्रेशर। अब बात ये आती है, हम कर रहे हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम कुछ प्रॉपर्टीज, और आइडियल सॉल्यूशन में कैसे बिहेव करेगा और नॉन आइडियल में कैसे बिहेव होगा, उस प्रॉपर्टी को वो दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। बट इंपॉर्टेंट बात ये है समझने वाली कि जब AA और BB इंटरेक्शंस क्या हो गई, कम और ज्यादा, देखो दो केस बन सकते हैं, समझना ध्यान से। मेरे पास लिक्विड A है और लिक्विड B है। लिक्विड A के अंदर AA इंटरेक्शन है और B के अंदर BB इंटरेक्शन है। अगर आपकी फर्स्ट केस AA इंटरेक्शन या BB इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई एज कंपेयर टू AB इंटरेक्शन, दूसरा केस क्या बनेगा, AA इंटरेक्शन BB इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, कम स्ट्रॉन्ग हुई AB इंटरेक्शन में। यहाँ पे AB इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और AA या BB इंटरेक्शन कम स्ट्रॉन्ग है। तीसरा केस हो सकता है कि AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन इक्वली हो एग्जैक्टली AB इंटरेक्शन की, ये भी हो सकता है। अब पहले दो केसेस को पहले डिस्कस करते हैं। अगर AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब पहले पार्टिकल्स वेपर फेज में कम जा रहे हैं, और AB इंटरेक्शन वीक है, मतलब उनको मिक्स करने के बाद उनके बीच की जो इंटरेक्शन है वो वीक हो चुके हैं, मतलब अब पार्टिकल्स ज्यादा जा रहे हैं वेपर फेज में। ज्यादा पार्टिकल्स जाएंगे वेपर फेज में तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू द केस 1 वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। केस 2 कह रहा है पहले पार्टिकल्स कम जा रहे थे क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस थी। एक सेकेंड, ये स्ट्रॉन्ग है, इसमें पहले पार्टिकल्स कम जा रहे थे। अब क्योंकि ये वीक है तो पहले पार्टिकल्स ज्यादा जा रहे थे मिक्सिंग से पहले, और मिक्सिंग के बाद पार्टिकल्स क्या हो गए, कम। अगर मिक्सिंग के बाद पार्टिकल्स कम हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वेपर फेज में पार्टिकल्स कम जाएंगे, वेपर फेज में पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, वेपर प्रेशर कम होगा, मतलब इस केस में वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। और पहले आप देख ही सकते हो अगर दोनों इक्वल हैं तो जितने पार्टिकल्स पहले इंटरेक्शन से पहले जाएंगे उतने पार्टिकल्स इंटरेक्शन के बाद जाएंगे। इस बेसिस पर हमारे पास दो टाइप की डेविएशन आ जाती है। राउल्स लॉ से डेविएशन हुआ, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। एक कौन सी डेविएशन, पॉजिटिव, और एक कौन सी डेविएशन, नेगेटिव। अब पॉजिटिव डेविएशन क्या है और नेगेटिव डेविएशन क्या है, इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए ध्यान से समझिए। पहले आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो आइडियल सॉल्यूशंस होंगे, आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन है जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है ओवर द एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। ठीक है, तो जो आपका आइडियल सॉल्यूशन है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं, नेग्लिजिबल। पर जो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उनमें सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं। मिक्सिंग बिहेवियर अगर चेक करें तो ये फॉलो करता है राउल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन। और
अगर मैं मिक्सिंग बिहेवियर ही चेक करता हूं, तो ये डेविएट करता है राउल्ट्स लॉ से, और इस डेविएशन के बेस पे हमारे पास दो इंटरेक्शंस आ जाती हैं, एक पॉजिटिव इंटरेक्शन और एक नेगेटिव इंटरेक्शन। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग अगर मैं बात करूं, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग, क्योंकि यहां पर मिक्सिंग जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो नेग्लिजिबल है और राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब जो इंटरेक्शन बाद में वो इंटरेक्शन पहले है, तो इस केस में डेल्टा मिक्सिंग एच क्या हो जाएगा, 0, मतलब नो एंथैल्पी चेंज। और इस केस में क्योंकि वो डेविएशन कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस केस में डेल्टा मिक्सिंग एच नॉन जीरो होगा, या तो वो होगा ग्रेटर देन 0 या वो होगा लेस देन 0, बट अगर वो 0 है तो वो फॉलो कर रहा है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, ये होगी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज। कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है, डेल्टा मिक्सिंग एस वो पॉजिटिव होगी, मतलब आइडियल सॉल्यूशन के केस में मिक्स करने पे और डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली वो क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, और अगर डिक्रीज होगी तो नेगेटिव। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन हो या नेगेटिव डेविएशन, जो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग रहेगी वो रहेगी नेगेटिव, मतलब यहां पे डिसऑर्डरनेस कम हो रही है, मतलब ऑर्डरनेस बढ़ रही है। इस केस में डेल्टा मिक्सिंग एस क्या होगी, नेगेटिव। वॉल्यूम चेंज अपॉन मिक्सिंग, वॉल्यूम चेंज अपॉन मिक्सिंग की अगर बात करें, मतलब डेल्टा मिक्सिंग वी वो 0 होगी इस केस में, और इस केस में नॉन जीरो, या तो होगी ग्रेटर देन 0 या होगी लेस देन 0। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अगर बात करूं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आइडियल बिहेवियर को फॉलो करती हैं और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेविएट करते हैं आइडियल बिहेवियर से। सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो ये हेनरी लॉ फॉलो करता है आइडियल सॉल्यूशन, और ये डेविएट करता है हेनरी लॉ से, या फिर आप कह सकते हैं फॉलो राउल्ट्स लॉ, और इट इज डेविएटिंग फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो अब आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केसेस, जिसमें दो डेविएशन आपको देखने को मिलेंगे, एक नेगेटिव डेविएशन होगा और एक पॉजिटिव डेविएशन होगी, जो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। नेगेटिव डेविएशन क्या है, नेगेटिव डेविएशन केस में आप देख सकते हैं ए बी इंटरेक्शन वीक रहेगी, ए इंटरेक्शन, जैसे कि नाइट्रिक एसिड एंड वाटर की इंटरेक्शंस, मतलब HNO3 और वाटर को अगर आप मिक्स करते हैं तो इनके बीच में जो पहले इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, मतलब HNO3 की अपनी इंटरेक्शंस होंगी, वाटर की अपनी इंटरेक्शंस होगी, और जब ये मिक्स हो जाएंगी तो जो इंटरेक्शंस नहीं आएंगी वो वीक होंगी पहले वाली इंटरेक्शन से, बिफोर मिक्सिंग वाली इंटरेक्शन से। ये होगी नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होगा, ए बी इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी, मतलब मिक्सिंग के बाद की जो इंटरेक्शंस होंगी वो स्ट्रांग होगी बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन से। ठीक है, अब ग्राफ में इस बात को इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे इथेनॉल वाटर इसका एग्जांपल हो गया। ये वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ है। यहाँ पर x1 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है जो कि 0 से 1 जा रही है, और यहाँ पर x2 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है जो कि 1 से 0 जा रही है। हमने ग्राफ बनाया, अगर हमें पॉजिटिव डेविएशन बनाना है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होगा कि जो ए इंटरेक्शन है वो वीक होगी ए बी इंटरेक्शन से। गलत बात, मिक्सिंग के बाद की इंटरेक्शंस वीक होंगी बिफोर मिक्सिंग, राइट। तो क्योंकि मिक्सिंग के बाद की इंटरेक्शंस वीक है, मतलब ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन से ज्यादा वीक है कौन सी इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शंस। अगर ऐसा है मिक्सिंग के बाद की इंटरेक्शंस वीक हैं तो पार्टिकल्स ज्यादा से ज्यादा वेपर फेज में जाएंगे मिक्सिंग के बाद, और मिक्सिंग के बाद पार्टिकल्स अगर ज्यादा से ज्यादा वेपर फेज में जा रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये देखो, ये इस तरीके से ये ग्रीन वाली लाइन एक आइडियल सॉल्यूशन की है, और इस तरीके से आप तीनों ग्राफ्स में देख सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन हुई है। नेगेटिव डेविएशन का केस क्या है कि पार्टिकल्स जाने लगेंगे कम, क्योंकि ए बी इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग हो गई एज कंपेयर टू ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन। अगर ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कौन सी इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन, तो डेफिनेटली पार्टिकल्स क्या होंगे, किस में जाने लगेंगे भाई, ए बी इंटरेक्शन अगर ज्यादा स्ट्रांग हो गई, ठीक है, ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन से, तो बिफोर मिक्सिंग वाली जो इंटरेक्शन है उस केस में पार्टिकल्स ज्यादा वेपर फेज में प्रेजेंट होंगे, और ए बी के केस में कम पार्टिकल्स वेपर फेज में प्रेजेंट होंगे। कम प्रेजेंट होंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, जिसको हम ये ग्रीन लाइन से इस तरीके से नीचे की तरफ डेविएशन करके शो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन और ये होगी नेगेटिव डेविएशन।
नेगेटिव डेविएशन। जैसे इथेनॉल वाटर नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल, पॉजिटिव के एग्जाम्पल है, और नाइट्रिक एसिड वाटर नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नीट की परीक्षा के लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH2 होल ट्वाइस CO। आपको पता है यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन है। 2 नाइट्रोजन का हो जाता है 14 दूनी 28, और इसका हो गया 4, इसका हो गया 12, और इसका हो गया 16। 12 और 4 16, और 16 32, और 8 40, और 20 60। तो 60 ग्राम इसका क्या होता है, 60 ग्राम पर मोल मोलर मास दिया भी हुआ है। देखो द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एन एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है, यूरिया को मिलाया गया वाटर में, उसमें 900 ग्राम वाटर है, 900 ग्राम वाटर इज 0.005, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन आपको दिया हुआ यूरिया का 900 ग्राम वाटर में, ठीक है, कितना दिया हुआ है 0.05, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मोलरिटी ऑफ द यूरिया सॉल्यूशन पूछी हुई है। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी आपको क्लियरली पता है, मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी पूछा हुआ है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो समझिएगा ध्यान से, डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये मोलरिटी की बात है। मतलब फॉर्मूले को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को मैं B से दिखाऊंगा और सॉल्वेंट को मैं A से दिखाऊंगा। तो मैं लिखूंगा WB/MB, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, राइट। गलत बात, अगर 1000 आपने लिख दिया है तो वॉल्यूम होगी मिलीलीटर में, ठीक है जी। मोलरिटी को कैपिटल M से दिखाएंगे। तो मोलरिटी उसने दी हुई है कितनी, 0.05, गलत। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन, किसका, यूरिया का। मैं कह रहा हूं यूरिया क्या है और वाटर क्या है, B। A मतलब सॉल्वेंट या सॉल्यूट, दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यूरिया को मान लेते हैं B और वाटर को A। ये क्या है, सॉल्यूट, और ये क्या है, सॉल्वेंट। उसने क्या क्या दिया हुआ है, मास ऑफ यूरिया नहीं पता, मास ऑफ वाटर, गिवन मास लिख लेते हैं 900 ग्राम। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 0.05, मतलब मोल फ्रैक्शन को हम बोले काई B, वो इक्वल हो जाएगा NB अपॉन NA प्लस NB। NB मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया का मतलब है गिवन मास। अच्छा एक चीज और समझिए, 0.05 मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। 0.05 क्या दिया हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो NB अपॉन NA प्लस NB, इस तरीके से हम यहां से वैल्यूज निकालेंगे। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो डेंसिटी की हेल्प से हम मास वॉल्यूम को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया ने का सॉल्यूशन है 0.05, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद कह रहा है कि 0.05 का मतलब है मोल्स ऑफ यूरिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ यूरिया प्लस 900/18। 900/18 क्या है, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर, 900 ग्राम गिवन मास बाय मोलर मास। 0.05 मोल्स ऑफ यूरिया, ठीक है, 0.05 मोल्स ऑफ यूरिया प्लस 2.5 इजिकल टू मोल्स ऑफ यूरिया। तो हुआ क्या, ये लिखा हुआ था 0.05 इजिकल टू मोल्स ऑफ यूरिया, तो मैं बोल सकता हूँ NB, मैंने B से यूरिया बताया और A से ये, और डिवाइडेड बाय NB प्लस NA जो कि हो गया 900/18। 18 को इसने 18 से डिवाइड किया, कितना आ गया 50, कितना आ चुका है 50। तो 0.05 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, इस इक्वेशन को। यहां से NB देखो क्या आएगा, 0.05 मल्टीप्लाई विद NB प्लस 0.05 मल्टीप्लाई विद 50। ये 0.05 NB मतलब 0.05 मोल्स ऑफ यूरिया प्लस 2.5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, यही तो बात है, ठीक है। अब कह रहा है वो नेक्स्ट बात, मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 2.63 मोल्स। कैसे पता लगा, मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू क्या, देखो
0.05 मोल्स ऑफ यूरिया मतलब NB प्लस 2.5 इज इक्वल टू NB। NB को इधर ले आओ, मतलब 0.05 NB माइनस NB इज इक्वल टू माइनस 2.5, मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा NB माइनस 0.05 NB इज इक्वल टू 2.5, मतलब NB कॉमन लेने पे क्या बचा 1 माइनस 0.05 इज इक्वल टू 2.5, मतलब NB इज इक्वल टू क्या बचा 2.5 अपॉन में 1.00 से माइनस कर दो इसे 0.95, 0.95 से इसको आप डिवाइड कर सकते हो, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.63, कितने आ जाएगी 2.63। क्लियर। जब 2.63 जो आ चुके हैं वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। अब आपको निकालनी है मोलरिटी। क्लियर। तो मोलरिटी निकालने का तो बहुत इजी सा एक मेथड है, मैं बता देता हूं, देखिए ध्यान से। जब हमारे पास क्या आ चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया को हम कैसे दिखाएंगे NB करके, कैसे दिखाएंगे NB करके, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया क्या हो गया NB जो क्या है 2.63 मोल्स। मास ऑफ यूरिया कैसे निकाल लेंगे 2.63 मल्टीप्लाई विद 60 जो क्या आ जाएगा 1.58 ग्राम, क्योंकि जो मास है गिवन मास हमें यूरिया का निकालना है वो हो जाएगा गिवन मास में मोलर मास होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो वो क्या हो जाएगा मास ऑफ यूरिया इक्वल टू 2.63 और मोलर मास क्या है 60, इससे आ जाएगा हमारा गिवन मास जो कि होगा 1.58 नहीं 158 ग्राम, ठीक है 158। मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा 158 प्लस 900 1058 ग्राम हो गया, ये मास आ गया। सॉल्यूशन के मास और डेंसिटी की हेल्प से देखो हमने किसकी हेल्प ली डेंसिटी की, देखिए आप यहां पर देख सकते हैं डेंसिटी गिवन है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगी मास बाय डेंसिटी, मतलब मास कितना 1058 सॉल्यूशन का और डेंसिटी कितनी 1.2। जब इस कैलकुलेशन को करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी 167 ml। वॉल्यूम आ चुकी, मोलरिटी को अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, और उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड करेंगे वॉल्यूम इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे पुट करेंगे जो कि यहाँ है 2.63 मोल्स, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम कितनी है 881। तो मैंने क्या किया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए 2.63, 881.67 यहाँ पे पुट किया, मिलीलीटर में मल्टीप्लाई किया 1000 से, सॉल्यूशन को आंसर कैलकुलेट किया तो मोलरिटी यहाँ से आ चुकी है 2.98 अप्रोक्सीमेटली 2.98 मोलर, ठीक है, कितने आ चुके हैं 2.98 मोलर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 काफी इजी था, काफी सिंपल था, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जिसमें बोला गया है कि 25 ml ऑफ ए सॉल्यूशन, कितना ml 25 ml, कौन सा सॉल्यूशन बेरियम हाइड्रोक्साइड जो कि होता है BaOH होल ट्वाइस, साइटेशन क्या गया 0.1 मोलर सॉल्यूशन के साथ, ठीक है 0.1 मोलर सॉल्यूशन HCl, सॉल्यूशन ऑफ HCl gave a tighter value of 35 ml, कितनी टाइटर वैल्यू आई 35 ml। द मोलरिटी ऑफ द बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो मोलरिटी पूछी हुई है, मोलरिटी के लिए हमें क्या चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम चाहिए मिलीलीटर में और इनटू में 1000 कर देंगे क्योंकि मिलीलीटर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं जो कि काफी इजी है। मोलरिटी का फॉर्मूला हमें पता ही है, तो मोलरिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड मान लेते हैं हमें कितनी है K मोलर, बेरियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी मान लेते हैं K मोलर। तो एक इक्वेशन होती है कि N1M1V1, N1M1V1 होता है N फैक्टर ऑफ 1, ठीक है, इंटू M1V1 इजकल टू N फैक्टर ऑफ 2 इंटू इजकल टू M2V2 इंटू M2V2। जब हमने ये इक्वेशन अप्लाई की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं N फैक्टर BaOH होल ट्वाइस का कितना होगा भाई, N फैक्टर BaOH होल ट्वाइस का BaOH होल ट्वाइस कैसे ब्रेक होगा, BaOH होल ट्वाइस Ba2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, तो यहाँ पे जो N फैक्टर की वैल्यू आई Ba2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, तो ये एक सॉल्ट है सॉरी बेस है, क्या है ये बेस, तो इनकी क्या देखनी होती है बेस के लिए हमें कितने हाइड्रोक्साइड आयन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 2, तो N की वैल्यू कितनी होगी 2, और HCl के लिए N फैक्टर कितना होगा, HCl के लिए जो N फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इसके लिए N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो N फैक्टर ऑफ BaOH होल ट्वाइस का 2 है और N फैक्टर HCl का कितना है 1। हमने इक्वेशन में वैल्यू पुट करी N1M1V1, मोलरिटी हमने BaOH होल ट्वाइस की मान ली K मोलर, और इसकी वॉल्यूम आपको दे रखी थी 25 ml, गुणा में हमने किस क्या किया HCl का N फैक्टर 1 इंटू 0.1 क्या है इसकी मोलरिटी,
ठीक है, 0.1 मोलर का, और इनटू 35 ml। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन है ये सारी बातें। आप देखिए 25 ml दिया हुआ है बेरियम हाइड्रोक्साइड की वॉल्यूम, और मोलरिटी 0.1 मोलर दी हुई है HCl की, और जिसकी टाइटर वैल्यू दी हुई है 35 ml। ठीक है, ये सारी बातें अगर हमें दी हुई हैं, जब हम इस सारी बातों को इस N1 M1 V1 इक्वल टू M2 M2 V2 में पुट करते हैं, तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाती है 0.07 मोलर। इस तरीके से आप मोलरिटी निकाल सकते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड की, जो कि होगी 0.07 मोलर। क्लियर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी निकालना काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक सॉल्यूशन फॉर्म किया जाता है बाय L और M की मिक्सिंग से। द वेपर प्रेशर ऑफ L प्लॉटेड अगेंस्ट द मोल फ्रैक्शन ऑफ M इन सॉल्यूशन इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। मैं फॉलोइंग फिगर आपको शो करूंगा। यहाँ पे XL और XM जो रहेंगे वो मोल फ्रैक्शन L और M के हैं इन द सॉल्यूशन। द करेक्ट स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल टू द सिस्टम आर। कह रहा है जो पॉइंट Z रहेगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M एंड राउल्स लॉ इज obeyed from XL0 to XL1। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है पॉइंट Z represents vapor pressure of pure liquid L and Raoult's law is obeyed when XL is equal to 1। मैं एक बार आपको शो कर देता हूं, क्या शो करना है, मैं एक बार आपको शो कर देता हूं कि प्लॉट क्या है। ये आपका प्लॉट है। और नेक्स्ट कह रहा है वो स्टेटमेंट 3 में द पॉइंट Z, जो पॉइंट Z रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M एंड राउल्ट्स लॉ इज obeyed when XL is equal to 0। ये प्रेशर और ये यहाँ पे PL और यहाँ पे XM, यहाँ पे Z, और कुछ इस तरीके का प्लॉट आया है। अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस बिटवीन LL इन प्योर लिक्विड L एंड MM इन प्योर लिक्विड M आर स्ट्रॉन्गर। वो कह रहा है कि प्योर लिक्विड में जो बिफोर मिक्सिंग वाली इंटरेक्शंस है LL और MM वो स्ट्रॉन्गर है किससे, आर स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन LM देन मिक्सड इन सॉल्यूशन। जब हमने मिक्स कर दिया तो ये वीक हो गई। अगर ये वीक हो गई, वीक होने के बाद वजह से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स वेपर फेज में जाएंगे। तो वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, इंक्रीज, जो कि हमें इंक्रीज सा दिख रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये जो लाइन है ये वाली एक आइडियल सिचुएशन की, तो ये इंक्रीज वाली है। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर काफी सिंपल है, आप आंसर देखेंगे B and D। इस ग्राफ से ये बात क्लियर है कि धीरे से पॉजिटिव डेविएशन, बिल्कुल ठीक बात है, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन है। इन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ L इन सॉल्यूशन टू विद रिस्पेक्ट टू प्योर L। ठीक है, प्योर L की कंपैरिजन में यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है। तो ऑप्शन डी तो हो गया करेक्ट। जब XL 1 है, जब XL कितना है 1, तो Z कितना है 0। Z कितना 0। जैसे जैसे XL बढ़ रहा है Z भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो यू कैन सी व्हेन XL इज इक्वल टू 1 Z विल हैव अ वैल्यू ऑफ इक्वल टू PL नॉट। किसकी वैल्यू होगी, PL नॉट की। एंड देयरफॉर ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब XL की वैल्यू 1 होगी देन Z विल हैव अ वैल्यू इक्वल टू PL नॉट। ठीक है, और क्योंकि यहां पर ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अगर डिक्रीज होगा तो वैल्यू एक्चुअली में क्या होती है, अगर डिक्रीज होगा तो डिक्रीज और इंक्रीज होगा तो इंक्रीज। तो जैसे जैसे XL की वैल्यू 1 होगी तो 1 का मतलब मैक्सिमम, तो Z की वैल्यू वहां पे होनी चाहिए PL नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर L। देयरफॉर ऑप्शन बी वहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। सो PL नॉट इज इक्वल टू, आप यहां पर देख सकते हैं PL नॉट इज इक्वल टू XL इंटू PT। मतलब अगर हमें प्रेशर लिक्विड L का कैलकुलेट करना है तो उसका मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे P टोटल से। व्हेन जो मोल फ्रैक्शन M का है वो 0 है और मोल फ्रैक्शन L का वो 1 है। ठीक है, जब मोल फ्रैक्शन M का क्या रहेगा 0 और L का क्या रहेगा 1, उसी तरीके से PL नॉट इज इक्वल टू 1 क्या है XL क्या है, जब वो 1 है तो P टोटल। सो यहाँ पे क्या रहेंगे, Z इन द गिवन ग्राफ सो इट ओबेज द राउल्ट्स लॉ। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा Z, तो ये क्या ओबे कर रहा है, राउल्ट्स लॉ। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एट 35 डिग्री सेल्सियस आर। तो एक लिया हमने CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस CH3OH मिथेनॉल। अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करानी है, मान लीजिए A है, मान लीजिए B है, तो लिक्विड A में जो इंटरेक्शंस होंगी बिफोर मिक्सिंग वो क्या होनी चाहिए, वीक होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और B में भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तब ताकि जब हम मिक्स करें तो जो इंटरेक्शंस आए वो वीक हो जाए। और वीक होने के बाद जैसे वहां पर वेपर्स ज्यादा से ज्यादा जाएंगे, जो पार्टिकल्स रहेंगे वेपर फेज में, और हमारी डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन आएगी। अगर मैं कार्बन डाइसल्फाइड CH2 की बात करूं, जिसमें हम एसीटोन भी लेके चल रहे हैं जो कि होगा CH3COCH3। अगर मैं इसके अलावा बेंजीन जो कि C6H6 है प्लस टोल्यूइन की बात करूं जो कि होगा C6H5CH3,
ये तो होगा टोल्यूइन भाई। बेंजीन पर एक CH3 जिसको हम बोलते हैं C6H5CH3। अगर मैं फिनॉल की बात करूं मतलब बेंजीन पर OH, और एनिलीन की बात करूं मतलब बेंजीन पर NH2। तो इनकी इंटरेक्शंस को देखते हुए हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना। चलिए 35 डिग्री सेल्सियस पर बातें पूछी हुई हैं तो काफी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं A एंड B यहाँ पर आंसर होगा। तो जब इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस बिटवीन द टू कंपोनेंट्स A एंड B आर इन द मिक्सचर इज सेम एज बिटवीन A एंड A और B एंड B, इट इज अ केस ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। किसका केस होगा ये? आइडियल सॉल्यूशन। अगर वो सेम है बट सेम नहीं है तो पॉजिटिव डेविएशन। जब इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन A एंड B इन अ मिक्सचर इज स्मॉलर देन, ये स्मॉल हो एंड A और B एंड B द मिक्सचर is more vaporized, ठीक है भाई। A एंड B इन ए मिक्सचर इज स्मॉलर देन दैट AA और BB इंटरेक्शंस, तो मिक्सचर ज्यादा वेपराइज होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये केस होगा आपका किसका? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम लाउड स्लो। नेक्स्ट आता है कि जब इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन A एंड B इज हायर देन दैट ऑफ A एंड A एंड B एंड B। वही बात है, A और B की इंटरेक्शंस हाई है किससे? A और B से। जब अगर इंटरेक्शंस हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बताइए? उस मिक्सचर लेस वेपराइज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। मिक्सचर ज्यादा वेपराइज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, ठीक है। कम टेम्परेचर पे ज्यादा वेपर्स आ जाएंगे तो जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है वेपर, उन वेपर्स का प्रेशर कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो इट इज ए केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन। ये किसका केस हो जाएगा? नेगेटिव डेविएशन का, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन बातों को समझ सकते हैं। फोर्थ केस रहता है, फोर्थ केस काफी सिंपल है। फोर्थ केस है जब मिथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मिथेनॉल मॉलिक्यूल्स जो कि CH3OH है, आर हाइड्रोजन बॉन्डेड मतलब H बॉन्डेड है, ठीक है। मिथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं? H बॉन्डेड। इन ए मिक्सचर ऑफ CCl4 एंड CH3OH द एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग इज डिक्रीज। जब जो मिथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जब हम मिक्सचर करते हैं CCl4 और CH3OH का, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कम होने लगती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होने लगी तो पार्टिकल्स ज्यादा से ज्यादा वेपर फेज में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वेपर फेज में जाएंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो मिक्सचर इज मोर वेपराइज्ड और पॉजिटिव डेविएशन वहां पे हमें OB होने लगेगी। बी में क्या कह रहा है? जो एसीटोन मॉलिक्यूल्स है हैव हायर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ड्यू टू डाइपोल इंटरेक्शन विद CH2 एंड दिस इंटरेक्शन इज डिक्रीज। एसीटोन में खुद में अच्छी डाइपोल इंटरेक्शन है तो अच्छे खासे मतलब AA इंटरेक्शन ठीक ठाक है। जब मिक्स कर देते हैं CH2 के साथ तो उतनी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रहती, इंटरेक्शन कम हो जाती है मतलब वीक हो जाती है आफ्टर मिक्सिंग, तो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स जाएंगे वेपर फेज में और कौन सी डेविएशन आ जाएगी? पॉजिटिव डेविएशन। इस तरीके से आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं। सी क्या कह रहा है? ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम एक मिक्सचर ऑफ बेंजीन और टोल्यूइन को मिलाते हैं तो डेफिनेटली वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा और आइडियल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? देखो बेंजीन भी, ये बेंजीन है और ये भी क्या है? टोल्यूइन। इस तरीके से हैं दोनों। अब उसके बाद आता है फिनॉल एंड सॉरी नॉट टोल्यूइन, दिस इज फिनॉल। देखो फिनॉल और एनिलीन्स हैव हाई इंटरेक्शन ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, क्योंकि आफ्टर मिक्सिंग जो बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रांग होगी, और स्ट्रांग होगी तो लेस पार्टिकल्स जाएंगे वेपर फेज में, लेस पार्टिकल्स जाएंगे तो डेफिनेटली नेगेटिव डेविएशन होगी। डेफिनेटली कैसी डेविएशन होगी? नेगेटिव डेविएशन। तो फिनॉल एंड एनिलीन हैव हाई इंटरेक्शन, मैं फिर बता चुका हूँ। और एक मिक्सचर रहेगा बेंजीन और टोल्यूइन का जो कि आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है, बेंजीन और टोल्यूइन का, क्योंकि उनमें जो है इंटरेक्शंस बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग एकदम इक्वल होती है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अगेन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कह रहा है कि बेंजीन ले लो और एक ले लो नेफ्थलीन, ठीक है जी। बेंजीन और नेफ्थलीन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब जो ये A है जो ये B है, जो AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन वो इक्वल है एकदम से AB इंटरेक्शन के एट रूम टेम्परेचर। फॉर दिस प्रोसेस द ट्रू स्टेटमेंट, तो जो आपके आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उनमें डेल्टा मिक्सिंग H 0 होता है, डेल्टा मिक्सिंग V 0 होता है, डेल्टा मिक्सिंग S 0 होता है, ठीक है। ये सारी बातें तो क्या रहती हैं? 0। अब आप देख सकते हैं डेल्टा G सिस्टम इज पॉजिटिव, G सिस्टम इज पॉजिटिव, S और डेल्टा H 0, तो डेल्टा H 0 होगा, ये बात तो ठीक है, और डेल्टा G पे भी वेरी कर सकती है, तो इसका आंसर होगा B, C और D। कह रहा है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा H मिक्सिंग 0 होगा सॉल्यूशन का, राइट। डेल्टा V भी क्या होगा? 0। उसके बाद आता है फ्रॉम द रिलेशन डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, मतलब गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अगर मैं डेल्टा H को 0 मान लेता हूँ और डेल्टा V भी क्या है? 0, और डेल्टा S 0 करते तो डेल्टा G क्या आ जाता? माइनस T डेल्टा S, तो डेल्टा G क्या आ गया? नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब लेस देन 0, नेगेटिव 0 मतलब डेल्टा S सिस्टम की क्या होगी? पॉजिटिव। डेल्टा S सिस्टम की क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, एंड इट मीन्स मोर देन 0। डेल्टा S सिस्टम का मतलब है मोर देन 0, ये उसने क्वेश्चन में कहा गया है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, ठीक है। नेक्स्ट बात पर मूव करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। सो यहां तक हमने क्वेश्चन कवर किए हैं। मैं एक बार आपको इस क्वेश्चन को एक बार दिखा देता हूं, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा हुआ है वो बोला हुआ है
कि बेंजीन और नेफ्थलीन एक आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं रूम टेम्परेचर पे, इस प्रोसेस के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, तो डेल्टा सिस्टम एस पॉजिटिव होगा, बिल्कुल ट्रू है, डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग 0 होगा और डेल्टा एच 0 होगा। ये बी सी डी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इससे हमने इक्वेशन निकाल ली है। डेल्टा एच 0 होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा और ये लेस देन 0 होगा और डेल्टा एच सिस्टम पॉजिटिव होगा जो कि मोर देन 0 होगा। ठीक है, मोर देन 0। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। आपको क्या करना है, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है अच्छे से। जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने आज कवर किए हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है और भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स रिकॉल होते रहें और आपके क्वेश्चंस पर अप्रोच, जो क्वेश्चंस पर आप अप्रोच लगाएंगे वो और भी बेटर होती रहे डे बाय डे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच अगेन।